मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। 2019 में अमेठी, 2022 में आजमगढ़ पर कब्जा, 2024 में रायबरेली फतेह की तैयारी। बीजेपी इसी प्लान के साथ 2024 की तैयारी के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह तैयार नहीं दिख रहा। कांग्रेस और बीएसपी जहां अभी बीजेपी को चुनौती देने की हालत में नहीं दिख रहे, तो वहीं समाजवादी कुनबे में बिखराव की खबरें गर्म हैं। एसपी की लगातार हार के चलते अखिलेश के नेतृत्व पर अब सवाल उनके ही सहयोगी दल उठा रहे हैं। तो क्या 2024 तक अखिलेश अपना कुनबा संभाल पाएंगे या सब एक एक कर बिछड़ते जाएंगे? इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दो 2019 में अमेठी, 2022 में आजमगढ़ पर कब्जा। मेरा ये मानना है इस बार पूरे विपक्ष को एसी कमरों से निकाल करके सड़क पे आना चाहिए और मुद्दों को उठा करके समाज और देश के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। दो 2024 में बीजेपी की रायबरेली फतेह की तैयारी, खास तौर से केंद्र की तरफ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी सीटें थी उसकी आधी भी नहीं रह जाएंगी। 80 की बात तो वो छोड़ ही दें, पर कृपा की उन्होंने। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने 80 सीटों में 90 सीट प्राप्त करने का नहीं कहा। इसी कृपा के लिए मैं उनका आभारी हूं। और पार्टी ने 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जिन सीटों को हम हार गए थे, ऐसी सीटों पर विशेष योजना बनाए हैं और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 25,000 बूथ ऐसे हैं जिन पर हम हारे हुए, उसकी भी योजना पार्टी की रचना में है उसको जीतने के लिए। मुलायम सोनिया के गढ़ पर बीजेपी की नजर। आजमगढ़ और रामपुर में भी करारी हार मिली है। इसके बावजूद आत्मविश्लेषण के बजाय अहंकार के वश वो ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं। यद्यपि इसका नुकसान उनको स्वयं उठाना है। आज नौजवान जब रोजगार के लिए सड़क पर उतरता तो उसको लाठी मिलती है। आज महंगाई से जनता परेशान है। समाजवादी पार्टी महंगाई, नौजवानों के मुद्दों को लेकर 2024 के चुनाव को जीतने का काम करेगी। 24 की सियासी बिसात, छूट रहा अपनों का साथ। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए, 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। हम चुनाव भी हारे हैं, 2022 के विधानसभा का चुनाव। हमारे कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं। उसके बावजूद भी जहां कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चल करके इस चुनाव में कैंपेन संभालनी थी। इनका न जाना भी हमारी चुनावी हार का एक सबसे बड़ा कारण। 24 की डगर बीजेपी की 14 सीटों पर। रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव नतीजे इस बात के प्रमाण हैं कि उत्तर प्रदेश में न कोई किला रह गया है, न कोई गढ़ रह गया है। उत्तर प्रदेश अब परिवारवाद, अराजकता, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति से मुक्ति पा चुका है। आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। तो 2024 में निश्चित तौर पर कांग्रेस का पार्टी 2022 में हम चुनाव उत्तर प्रदेश में हारे जरूर है, मगर देश का आवाम अब परिवर्तन चाहता है, इस सरकार से मुक्ति चाहता है। कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक परिणाम होंगे और इस सरकार से मुक्ति मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आलोक अवस्थी हैं, सुजीत सम्राट है, नेता बीएसपी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे है, प्रवक्ता कांग्रेस, निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और थोड़ी देर में हम सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल आलोक अवस्थी जी आपसे यही, रामपुर और आजमगढ़ की जीत से आप लोग इतने उत्साहित हैं कि आपने एक पूरा लक्ष्य रख लिया है उत्तर प्रदेश से 2024 के लिए कि सभी 80 सीटों पर कब्जा होगा। गढ़वड़ जैसी बात अब नहीं रह गई है। आजमगढ़ और रामपुर के बाद अब आपकी नजर मैनपुरी और रायबरेली पर है। कैसे मुमकिन होगा ये सब? आस्था जी, सभी राजनीतिक दल प्रत्येक सीट को जीतने के लिए लड़ते हैं, इसलिए प्रत्याशी देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक बेदाग नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा,
जिसने गरीबों के लिए तमाम कार्य किए हैं और साथ ही साथ देश की सीमाओं को सुदृढ़ किया है, विदेशों में भारत का नाम ऊंचा किया है। आपने देखा होगा इसके पहले जितने भी राजनीतिक दल, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश में अगर केंद्रित करता हूँ तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस है, बाकी टाइम वो अपने अन्य कार्यों को देते हैं, विदेश यात्राओं को देते हैं। तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का कोई अब समय रहे नहीं गया। अब समय है 365 दिन 24/7 जनता के लिए जो खड़ा होगा, जनता उसको ही अपना नेता मानती है। और यहाँ अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी मुझे लगता है बेहतर रूप से समझ गए होंगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि दोनों को ही विरासत में राजनीति मिली है, उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछली बार यहाँ से अमेठी से राहुल गांधी जी को हरा के भेजा है, जबकि उनकी बहन प्रियंका वाड्रा उस समय प्रभारी थी और महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री थी, लेकिन अपने भाई की सीट नहीं बचा पाए। मुझे लगता है कि इस बार सोनिया गांधी जी को भी जो है रायबरेली की सीट। चलिए, तो 2024 के लिए आप लोग आशान्वित क्या, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि जैसे आजमगढ़ और रामपुर हाथ से निकल गया सपा के, अब रायबरेली जहां से सोनिया गांधी सांसद है और मैनपुरी वो भी सपा का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, हमने 4 केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी है। नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, अश्विनी वैष्णव जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, और यह सब मिलकर के, अन्नपूर्णा देवी जी, ये सब मिलकर के इन सीटों पर कंसल्ट करेंगे। हर महीने ये दौरे करेंगे और उनके पीछे पूरी पार्टी साथ में ज्वाइन कर लेगी। चलिए, तो पूरा प्लान आपका तैयार है, विस्तार से उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आलोक जी, अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी बताइए, रामपुर और आजमगढ़ आपके हाथ से गया, अब बीजेपी का टारगेट देखिए 2024 के लिए बहुत बड़ा हो चुका है कि सभी 80 सीटों पर कब्जा करना है। नजर रायबरेली पर भी, नजर मैनपुरी पर भी, जो सीटें हारी थी पूर्व में, उन 14 सीटों पर खास फोकस है इनका। देखिए, वो ज्यादा नजर के चक्कर में ये तय है कि 2024 में उन्हें उत्तर प्रदेश से कुछ नहीं मिलने वाला है। वो जुगाड़ की राजनीति पे ज्यादा विश्वास रखते हैं ना, जुगाड़ कैसे बनाया जाए। अब जनता समझ गई है, महाराष्ट्र में देखा इनका जुगाड़, और कहेंगे हमने सरकार बना ली, 100 से ज्यादा आपके एमएलए, और आप जोड़ तोड़ के मुख्यमंत्री बना रहे हो दूसरे दल का, और कह रहे हो हमने सरकार बना ली, और खुद डिप्टी सीएम और मंत्री बनेंगे आपके जो सीएम है। तो आपकी तो ऐसी अगर राजनीति है तो आप कितने दिन तक कर पाओगे। और आपसे जब पूछा जाता है कि आप विकास की बात बताओ, तो आप बताने लगोगे समाजवादी पार्टी की बात करने लगोगे, इधर की बात उधर की करने लगोगे। कि चिंता हो रही है कि आप मैनपुरी की भी, क्योंकि दावा आजमगढ़ और रामपुर को लेकर भी आपका बहुत बड़ा था, अब चिंता हो रही है क्या? पूरी लिस्ट है, 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिस्ट है जिस पर भाजपा की नजर है। हाँ, मैं उनकी नजर अब कहीं नहीं, अब खत्म होने के कगार पे है। जब आदमी का, आप जानते हो, जब दिया बुझने लगता है तो थोड़ा सा उनको 1-2 सीटें मिल जाती हैं जुगाड़ से, तो उनको लगता है अरे हम आजमगढ़ जीत गए, अब तो सब जगह जीत जाएंगे। आजमगढ़ अभी चुनाव होने दिए, 2024 में पता चल जाएगा कि आजमगढ़ कितना जीत गए हो। अभी ये सत्ता का नशे में अपना दुरुपयोग करके जो इनका लूट तंत्र है, जो धोखा तंत्र है, जुगाड़ तंत्र है, हेरा फेरी तंत्र है, जो इनका सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तंत्र है, ये लोकतंत्र पे हावी हो जा रहा है। उसकी वजह से अपनी सीटें इधर उधर करके निकाल के कह रहे हैं कि हम जीत गए, जनता ने हमको चुन लिया। अरे जनता ने आपको कहाँ चुना भाई? आप जनता ने 4500 वोट से जीतने के बाद कहते हम जीत गए, जबकि आप इतना जुगाड़ तंत्र लगाते हो तब। ठीक है, तो आपका आरोप है, सब खत्म हो जाएगा। आपका आरोप है कि भ्रष्टाचार करके, बेईमानी करके भाजपा जीत हासिल करती है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी। अनुराग जी, एक बार सभी कमेंट कर लें, सभी मेरी बात मत मानिए, इनसे बस इतना पूछ लीजिए कि रामपुर में कौन सा काम किया था जो ये जीत गए। या अनुराग जी, जहां जीत हो गई, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? आप मंथन पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, शांत हो जाइए, अनुराग भदौरिया शांत हो जाइए। सुजीत सम्राट को मैं चर्चा में लेके आना चाहूंगी। शांत हो जाइए अनुराग जी। सुजीत सम्राट बसपा नेता हमारे बीच में, उनको चर्चा में लाना चाहूंगी, क्योंकि जिन 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर भाजपा की नजर है, वहां पर बसपा की जो सीटें हैं, देखिए घोसी सीट है, नगीना सीट है, जौनपुर सीट है, सहारनपुर, श्रावस्ती, तो अब पूरी लिस्ट है भाजपा के पास जो उसने गंवाई थी 2019 में। सुजीत सम्राट जी, अब 2024 के लिए प्लान ये है कि एक बूथ, यानी एक बूथ 30 यूथ, पूरा ब्लूप्रिंट बनाकर तैयार है और उस पर अभी से ग्राउंड वर्क की शुरुआत भाजपा कर देगी। तो आपको लग रहा है कि जब आजमगढ़ और रामपुर में जीत सकती है भाजपा, अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया है कि कौन सी सीट परंपरागत थी या कहां पर उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। अब तो भाजपा कह रही है कि केवल योजनाओं के लाभ और विकास की राजनीति से प्रभावित होकर जनता वोट कर रही है। देखिए, बाय इलेक्शन का जो चुनाव होता है वो अलग होता है और जो आम चुनाव होता है वो अलग होता है।
तो बाय इलेक्शन से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि 2024 का इलेक्शन क्या होगा। 2024 के लिए सब लोग पार्टी, जितनी भी पार्टी हैं, सब तैयारी कर रही हैं। हमारी पार्टी भी तैयारी कर रही है, लगातार तैयारी करती रहते हैं। और वो तो जो 14 सीट हैं उन पे ही उनका वो जो फोकस कर रहे हैं। हम 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में फोकस करने का काम कर रहे हैं। 2024 अभी दूर है। 2024 के लिए कितने अलायंस होंगे, कितना क्या बनेगा, ये उस समय ये आंकड़ा लगेगा कि कौन सत्ता में होगा, कौन जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। तो पहले ही आंकड़ा लगा लेना कि भैया ये अगर फोकस कर ले तो जीत ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब जनता के ऊपर आधारित है। जनता इनको समझ चुकी है। जो मोदी जी ने, जो सरकार ने वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए थे। 2014 में जो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या रोजगार दिए? 2022 चल रहा है, तो लगभग 12 से 15 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था, रोजगार तो नहीं दिए। क्या एजुकेशन पे कुछ काम हुआ? लॉ एंड ऑर्डर पर क्या काम हुआ? तो अब जनता मुद्दों पर वोट डालेगी, क्योंकि धर्म के नाम पर कब तक वोट लेते रहेंगे? अब धर्म के नाम पर लोग वोट देने वाले नहीं है, अब मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। हाँ, तो भाजपा यही तो कहती है ना कि मुद्दों, योजनाओं, नीतियों, जिनको लाभ हुआ है, जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता वोट दे रही है। और बार बार आजमगढ़ और रामपुर का नाम लिया जा रहा है। ठीक है सुजीत जी, ठीक है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है। उमाशंकर जी, 2019 में अमेठी आपके हाथ से चला गया और अब टारगेट और फोकस रायबरेली को लेकर है, जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं। भाजपा का दावा यह कि 2024 में अब यह भी जाएगा आपके हाथ से। देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी दावे बहुत करती है। तो आप याद करिए 2004 को इंडिया साइनिंग का नारा और बीजेपी धराशायी हो गई थी। तमाम बड़े बड़े वादे इन्होंने अभी तमाम राज्यों के विधानसभा के चुनाव में भी किए थे। मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, गिनते जाइए, नॉर्थ ईस्ट तक चले जाइए, बड़े बड़े दावे किए थे। जम्मू कश्मीर में कहा 44+, धराशायी हो गए। झारखंड में धराशायी हो गए, मध्य प्रदेश में धराशायी। ये राज्यों में इनके दावे थे और क्या हुआ? नतीजा गायब। आज महाराष्ट्र में क्या हुआ? बताइए, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस की वास्तविक स्थिति पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? अमेठी को लेकर आप भी दावा कर रहे थे, लेकिन वो चला गया हाथ से। आस्था जी, मैं बिल्कुल टाइम गिन रहा था कि कितने सेकंड बाद आप हस्तक्षेप करती थी। आज हम अपने चर्चा में ये सोच रहे थे कि 25 सेकंड है कि 15 सेकंड, 17 सेकंड में आप हस्तक्षेप करती हैं। अब सुन लीजिए, कांग्रेस के बारे में आपको दिखाई नहीं देता है। महंगाई के खिलाफ लड़ती हुई कांग्रेस, सड़कों पर संघर्ष करती हुई कांग्रेस आपको नहीं दिखाई देती। और बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी जी का सतत संघर्ष आपको दिखाई नहीं देता है। अभी पूरे देश में जो नफरत की राजनीति, देखिए इस बार तो 11 सेकंड में बोल दिया। आप अगर महंगाई के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, बेरोजगारी के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, बुलडोजर के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, ये जनता को दिखना जरूरी है। और जनता ने फिलहाल आपको नकार दिया है। और 2024 के लिए अब आपकी क्या रणनीति है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। 10 सेकंड, क्योंकि उसके बाद निरंजन पोद्दार। समझता हूँ, लेकिन कम से कम थोड़ा सा सम्मान करिए। अगर बुलाया है, मैं आपकी मजबूरी से बिल्कुल वाकिफ हूं, मैं आप पर कोई आरोप उमाशंकर जी 10 सेकंड, उसके बाद निरंजन पोद्दार। हाँ ठीक है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज पूरे देश में जो नफरत का माहौल बनाया गया है आस्था जी, वही भारतीय जनता पार्टी की असली रणनीति है। अब ये 30 यूथ की बात करें, बूथ की बात करें, ये सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट जानते हैं, ये हिंदू मुस्लिम जानते हैं, बाकी चीजों से इनको कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने जो संघर्ष किया है, जो प्रियंका गांधी जी ने 22 में मेहनत किया है, उसका परिणाम आपको 24 में दिखाई देगा। ये 80 में 80 की बात कर रहे हैं आस्था जी, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। अगर ये 8 से ऊपर बढ़ जाए तो कहिएगा। ठीक है उमाशंकर जी, बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि 22 में जो मेहनत करी है उसका फल जो है वो 2004 का इतिहास याद रखे भाजपा। ठीक है, ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, ध्वस्त हो गई थी भाजपा। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, फिलहाल हम वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं और हर पार्टी का रिपोर्ट कार्ड इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रहा है। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। निरंजन जी, भाजपा हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर में हुई जीत से इतनी उत्साहित और आशान्वित है कि उसने अपनी पूरी रणनीति और खाका तैयार कर लिया है। ड्यूटीज अभी से डिवाइड कर दी है, एक एक बूथ पे 30-30 यूथ
कैसे उसको साथ लेकर चलना है। 2024 के टारगेट पे अभी से भाजपा काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बिखरी हुई नजर आ रही हैं। सपा के कुनबे में टूट अलग देखने को मिल रही है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस हर एक चुनाव में जिस तरह से गिर रही है, उसके बाद जनता कितने बड़े पैमाने पर जुड़ेगी उसको लेकर संशय है। तो क्या लग रहा है 2024 में की जो डगर है और जिन 14 सीटों पर बीजेपी की नजर है कि अब 80 में से 80 सीटें हमें यूपी की जीतनी है? देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी कार्यशैली चल रही है, वर्तमान नेतृत्व की जो पिछले कुछ वर्षों से 7-8 वर्षों से जो कार्यशैली हो गई है, यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी एडवांटेज है। क्योंकि जब तक विपक्ष विश्राम गृह में जाने की बात करता है, उस समय भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी स्टेट का या किसी ना किसी चुनाव की तैयारी में लग चुकी होती है। यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। दूसरी बात, चाहे मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात करूं, चाहे मैं प्रदेश नेतृत्व की बात करूं, आप देखिए मेहनत की पराकाष्ठा ये लोग करते हैं। एक दिन की ये लोग छुट्टी नहीं लेते और 24 घंटे 365 दिन ये लोग राजनीति में रहते हैं। विपक्ष केवल और केवल आज, चाहे आप बहुजन समाज पार्टी को बुला लीजिए, समाजवादी पार्टी को बुला लीजिए, कांग्रेस को बुला लीजिए, आज केवल उनका एक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को हराना। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि नए नए स्टेट के अंदर और नई नई जगह पे अपने कीर्तिमान स्थापित करना। तो ये दोनों जो बुनियादी फर्क है, देखिए टेलीविजन के ऊपर बैठ के बोलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब तक भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जब तक अगर विपक्ष अपने पुराने ढर्रे पर चलेगा, केवल और केवल विरोध की राजनीति करेगा, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनेगा, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी नहीं बनेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, इन्होंने जिस तरीके से वर्तमान की राजनीति के हिसाब से अपने आप को रोज ये डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। विपक्ष आज भी पुराने ढर्रे पे चल रहा है। ये कहते तो है कि नफरत की राजनीति है, फलाना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में क्यों नहीं फैला पाई? वहां 20-25 साल से नवीन पटनायक क्यों काबिज है? क्यों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का वहां पे नाकामयाब हो गई? क्यों दिल्ली का जो भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे है, जहां पे केंद्रीय नेतृत्व बैठता है, क्यों वहां पे अरविंद केजरीवाल जी जीत गए? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने आप की जो कमियां हैं वो दूसरे के ऊपर बिल्कुल घूम फिरकर बात यही आती है कि आत्म मंथन और आत्मचिंतन के इस दौर में भी क्या ये विरोध और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सही है पार्टियों के लिए? अनुराग भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश के नजरिए से बात करें तो मुख्य विपक्षी दल यहाँ पर समाजवादी पार्टी है, लेकिन आपका लाओ लश्कर तो अभी से बिखरता नजर आ रहा है। ओपी राजभर अलग से नसीहत दे रहे हैं, संजय चौहान जो है वो पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, केशव देव मौर्य पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, उसके अलावा आजम खान अकेले रह गए, शिवपाल यादव से जो द्वंद्व है वो अभी तक जारी है। तो कैसे 2024 की डगर आप लोग चलेंगे? वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आप ये सवाल कभी भारतीय जनता पार्टी से ही पूछा करो ना कभी, कि उत्तर प्रदेश में इतना यहाँ पे बेरोजगारी क्यों है? पानी की बारिश हो रही है, मैंने पार्टी और उसके अंतर्द्वंद पर सवाल पूछा। अनुराग जी, सुन लीजिए, आप एक सेकंड नहीं बोलने देती, दिक्कत तो है। आप विषय से अलग हट के बोलते हैं ना, मुझे सबको बराबर समय देना है। मैं कह रहा हूँ कि सुन तो लीजिए आस्था जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप एंकर की जगह लिख दिया करो, मैं घोषित बीजेपी की प्रवक्ता हूँ। अनुराग जी, मुझे सबको बराबर समय देना है, तो समाजवादी पार्टी पे और आप विषय से हटकर बोलेंगे तो मैं विषय पर लेकर आऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सवाल दागूंगी समाजवादी पार्टी से, चाहे वो पार्टी पर ही सवाल मैंने पूछा है आपसे, तो उसके बीच में बोलूंगी, बोलने मैंने आपसे, आप अभी उस पर जवाब नहीं दे रहे। और देखिए 2022 के इलेक्शन में भी आप मीडिया को टारगेट कर रहे थे, आपने नतीजा देख लिया, अब भी पार्टी पर नहीं बोल रहे। 2024 में भी आपने वो लाइन नहीं छोड़ी, अब भी मीडिया पर हमला कर रहे हैं। उस पर चर्चा नहीं होने देंगे यहाँ पे, जिस तरह का लॉ एंड देखिए आप महंगाई को मुद्दा बना चुके, आप लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना चुके, आप बेरोजगारी को मुद्दा बना चुके, आपने बुलडोजर और सेलेक्टिव कार्रवाई का भी मुद्दा उठाया, लेकिन फिर भी जनता ने भाजपा को वोट दिया। कुछ नहीं बोलूंगी, कुनबे में अंतर्द्वंद है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये मेरा धर्म नहीं ठीक है, आप नहीं बोलेंगे, आप इस बात का जवाब नहीं देंगे, कोई बात खत्म कर दीजिए। ठीक है, आप उस बात पर नहीं बोलेंगे। सत्ता से सवाल पूछ नहीं सकती। मैंने सत्ता पक्ष से भी सारे सवाल पूछे, मैंने आपसे भी आपकी पार्टी पर सवाल पूछा, लेकिन आप उस पर नहीं बोलेंगे। अरे सवाल आपका जवाब दे देता हूँ, फिर भी आप घूम फिर के वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैंने बात की आजम खान की, मैंने बात की ओपी राजभर की, आप कह रहे बेरोजगारी। अरे आप पूछने सुन लीजिए ना, आप उनकी ताका झांकी से अच्छा है कि आप उनसे सवाल पूछिए कि आपको जनता ने सत्ता दी है, फिर ये बारिश में यहाँ पे शहर तैर क्यों रहे हैं, लोगों की रोडें यहाँ पे क्यों खुद गई, क्यों नाले बन गए,
ये सवाल पूछे उनसे, सवाल पूछे कि आपको चलिए, बतौर विपक्षी दल इस मुद्दे को भी आप जोर शोर से उठाइए। जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है, इस मुद्दे को भी आप जोर शोर से उठाइए। टूटी हुई है, क्यों आप कॉलेज स्कूल नहीं बनाते, सुजीत सम्राट कॉलेज नहीं बनाते, लोग परेशान हैं। 2022 के चुनाव में बहुत लेट एंट्री की थी बसपा ने असेंबली इलेक्शन। ठीक है अनुराग जी, सुजीत सम्राट 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने बहुत लेट एंट्री की थी और तब यही कहा जा रहा था कि आप लास्ट ओवर में बैटिंग करने के लिए आए हैं। तो 2024 के लिए बसपा की क्या रणनीति है? इस बार यूथ बड़ा निर्णायक होने जा रहा है और उसी पर भाजपा का फोकस है। एक बूथ 30 यूथ, इसे लेकर के चल रही है भाजपा अपने साथ। देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी राजनीति करती है वो मुद्दों की राजनीति करती है, विचारधारा की राजनीति करती है, और जो बीजेपी राजनीति करती है वो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जो विपक्ष है वो बीजेपी की तरह राजनीति नहीं करता है, तो बीजेपी की तरह राजनीति करनी भी नहीं है। नफरत फैलाने के नाम पर कोई राजनीति करना चाहता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई राजनीति करना चाहता है, मस्जिद मंदिर के नाम पर कोई राजनीति करना चाहता है, और शमशान घाट और कब्रिस्तान पर कोई राजनीति करना चाहता है, तो ये राजनीति गलत है। आज का नौजवान इन मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहता। आज का नौजवान रोजगार पर बात करना चाहता है, आज का नौजवान एजुकेशन पर बात करना चाहता है, आज का नौजवान अपने जो सरोकार है उन पर बात करना चाहता है, लॉ एंड ऑर्डर पर बात करना चाहता है। उसकी तो कोई डिबेट करना ही नहीं है, देश के अंदर है। आप देखिए, जो सरकार मौजूदा सरकार है, अभी उन्होंने उसके महाराष्ट्र के अंदर क्या किया, मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने क्या किया, तोड़फोड़ की राजनीति करने का काम करते हैं ना। तो अभी जो विपक्ष है वो अपना काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है बहन कुमारी मायावती, वो 2022 में भी उन्होंने अच्छी तरह चुनाव लड़ा, 2024 के लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं। और जनता ने मन बना लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब धर्म से बाहर निकलना है, क्योंकि धर्म से रोजगार नहीं मिलेगा, धर्म से एजुकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए, ये बड़ा आरोप आपने भाजपा पर लगाया है, तो सवाल आलोक अवस्थी जी आपसे यही, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है सुजीत सम्राट जी, आपने युवाओं का मुद्दा उठाया, अनुराग भदौरिया ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, नौजवानों को लेकर बात हो रही है, तो आलोक अवस्थी जी बताइए, सरकार अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है, आपने बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखा जाएगा, तो नौजवानों के लिए या सरकार ने अभी तक क्या बड़ा किया है जनता के लिए? आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है गरीब जनता के लिए काम कर रही है। हमने जो है जनता को घर का मालिक बनाया है। हम लगातार जो है हर घर नल पहुंचाने की योजना पे काम कर रहे हैं, सबको पीने का पानी घर पर मिले। हम हर घर पे बिजली पहुंचा चुके हैं, गांव गांव में बिजली जा चुकी है। देश का स्वाभिमान बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने, एक भी दंगे को यहाँ पे होने नहीं दिया है, साथ ही साथ अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करी है। बुलडोजर चलता है जब कोई अपराधी अवैध रूप से संपत्ति जब्त करता है। इन पार्टियों के पास बहुत मौके थे, बहुजन समाज पार्टी भी 5 साल सत्ता में रही है और समाजवादी पार्टी 5 साल सत्ता में रही है। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कारण यह है कि गरीबों को लूटा और इन्होंने यही पहुंचा रहे थे। इनसे कुछ नहीं होगा, लोकसभा के बातें बनाते हैं। क्यों हाथ के पर यादव परिवार 5 सीटों पर सिमटा हुआ है? अरे भाई, आप बताइए जनता के लिए कौन हासिल करेंगे? जनता के लिए क्या उस पर ही बताओगे? समाजवादी परिवार, फलाना परिवार, अरे आपके पार्टी में परिवार के अलावा कोई है नहीं। अभी आपने मुख्यमंत्री बनाया, महाराष्ट्र का बेटा भी एमपी है। आप परिवार तो इम्पोर्ट करके ला रहे हो। कम पड़ गया तो एक नाथ शिंदे ले आए, एक नाथ शिंदे मंत्री, उनका बेटा एमपी, उससे भी कम पड़ गया तो आप सिंधिया फैमिली ले आए। एक एक करके बोलिए आप लोग, जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं, पिताजी भी मंत्री थे, एक एक करके बोलिए आप लोग। उससे भी कम पड़ता है दुनिया के कहां से बैठे, उससे भी अनुराग भदौरिया, सुजीत सम्राट, आप दोनों रुक जाइए। सुजीत सम्राट, अनुराग भदौरिया, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए आलोक अवस्थी, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए आलोक अवस्थी, उसके बाद अनुराग भदौरिया। नहीं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, नहीं इस तरह नहीं, हिंदुस्तान में बहस नहीं करनी है एक समय पे सब लोगों को एक साथ। अनुराग भदौरिया, सुजीत सम्राट शांत हो जाइए। 10 सेकंड आलोक अवस्थी, उसके बाद अनुराग भदौरिया। आलोक अवस्थी 10 सेकंड, आलोक अवस्थी रुक जाइए अनुराग जी, आलोक अवस्थी के बाद मैं आपके के पास आ रही हूँ। अरे परिवार वाले जहाँ जहाँ बीजेपी के परिवार है उन्होंने परिवारवाद, अब आप परिवार करेंगे तो फिर सत्ता के परिवार पर फिर सवाल पूछूंगी और फिर आप विषय को बदल देंगे। अरे जो नहीं सभा के, मैं कह रहा हूँ बीजेपी में जितना परिवारवाद है बताइए कहाँ से शुरू करें?
कहां से शुरू करें परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का? पूरा का पूरा 15-16 जवाब सुन लीजिए। आपने बेरोजगारी नौजवानों को लेकर सवाल पूछा था, आप सरकार का जवाब भी सुन लीजिए, उसके बाद आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। सरकार का जवाब समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, माननीय नेताजी, समाजवादी पार्टी, सैफई, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अनुराग जी वो कह रहे हैं इस पर मैनपुरी भी छीनेंगे। आप सैफई का नाम ले रहे थे, ये जनता की ठीक है आलोक अवस्थी। अनुराग भदौरिया, भाजपा कह रही है, आपने सैफई का नाम लिया ना, वो कह रहे हैं इस पर मैनपुरी भी छीनेंगे। आजमगढ़ चला गया, रामपुर चला गया, मैनपुरी भी जाएगा। बताइए क्या प्लान है 2024 के लिए आपका? आपके गठबंधन में कौन कौन है, पार्टी में कौन कौन है, क्या प्लान है 2024 के लिए आपका? बताइए अनुराग भदौरिया। वो कह रहे हैं कि मैनपुरी भी छीनेंगे आपकी बात। देखिए वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, इनको खाली आए बाएं साएं बोलना है। सत्ता का नशा जब यहाँ सवार हो जाता है तो आदमी आए बाएं साएं बोलने लगता है। इनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम मैनपुरी, ये तो सब हारे। इनकी अभी 8 सीटें नहीं आने वाली 2024 में। सुन लीजिए आप, जो लोग जनता की बात नहीं करेंगे, जो जनता के भले की बात नहीं करेंगे, जिन्होंने सत्ता में इनको दिया है, ये नफरत की बात कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति नहीं करती है, ये समाज को तोड़ने की बात करती है, समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करती है, एक दूसरे घरों में, लोगों के घरों में झांकती है। अरे आम जनता के घरों में झांकिए, जहाँ पे खाना नहीं है, चूल्हा नहीं, जहाँ पे आपने यहाँ पे सिलेंडर देने की बात की, जगह उज्ज्वला योजना में बात की, आज 1000 रुपए का हो गया। आज उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उनके 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के इसके उसके घर में झांक रहे हैं। आप 2024 में 8 सीट ले आओ तो बड़ी बात है। आज की सब सीटें जीतेंगे, सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना शुरू कर दिए। एक आध सीट जीत रहे हैं तो मुंगेरी लाल दावा है, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि 8 सीटें भी नहीं आएंगी। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात क्लैरिटी से रख दी, अब दोनों आपस में मत झगड़िए। उमा शंकर पांडे जी ये बताइए, आपने कहा कि प्रियंका गांधी ने जो 2022 में मेहनत की वो 2024 में दिखेगी, कैसे दिखेगी आप बताइए? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप एक विजन लेकर चले थे, 40% आपने महिलाओं को टिकट दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं इस तरह का नारा दिया, इस सोच को लेकर आप आगे बढ़े, कितनी सीटें आई? देखिए आस्था जी, तर्कों से बात समझे, हमें केवल आधा मिनट दे दीजिए। 2014 के बाद उपचुनाव हुए थे गोरखपुर और कैराना का, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के बावजूद चुनाव हार गई थी, समाजवादी पार्टी जीती थी। इस बार फिर 2 लोकसभाओं के चुनाव हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीत गई है। जब जनता को उम्मीद थी कि नहीं भाजपा हमारे लिए कुछ कर सकती है, तो उन्होंने उनको उस उपचुनाव में हराकर सबक सिखाने का काम किया था, लेकिन बाद में भाजपा जीती। इस बार जनता की उम्मीद ही भाजपा से खत्म हो गई है, इसलिए ये जीते हैं। आप देखिएगा, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लीजिए, हर जगह ये सरकार धराशायी है। गरीबों को घर बनाने के राह में कल भाजपा ने रोड़े अटका दिए, ईंट महंगी कर दी, दूध महंगा कर दिया, ये सब कल इस सरकार ने किया। तो आम आदमी में जो लगातार सरकार की मार है, क्या जनता उस मार से आह आह त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेगी? और कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी अकेले नेता है जो सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार के खिलाफ लड़े हैं। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में जेल की यात्राएं कर रही है, तो जनता भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होगी। और आलोक अवस्थी जी अभी कह रहे थे, डॉक्टर उमा शंकर पांडे, आपने 2014-2019 के उपचुनाव की बात करी, ठीक है, वो पैटर्न हो सकता है कि उपचुनाव हुए उसमें भाजपा हारी और अपनी प्राइम सीटों पर हारी और सपा वहां पर आई, वो एक पैटर्न हो सकता है, लेकिन वो कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके बूते आप आशान्वित हो कि एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। एक फॉर्मूला, एक पैटर्न तो भाजपा भी कह रही है कि देखिए आजमगढ़ और रामपुर जब सपा से निकल सकता है तो रायबरेली और मैनपुरी क्यों नहीं हारेंगे? हम प्रचंड बहुमत के साथ, मैं आपको कह रहा हूं आस्था जी, आज आप इस डिबेट को लॉक करके रख लीजिएगा, प्रचंड बहुमत के साथ 2009 वाली हिस्ट्री उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में रिपीट होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 2009 की तरह एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएगी। और मैं आलोक, मुझे 10 सेकंड दीजिए। आलोक जी कह रहे थे बेदाग नेता है, लड़की की जासूसी कराने का आरोप शाह और शहनशाह पर है,
जस्टिस लोया की हत्या का आरोप शाह और ये शहंशाह किस पर तरह की है। बातें आप कह रहे हैं? देश के इस मंच राष्ट्रपतियों से ने, अपने दावे आप मत करिए, केवल फैक्ट्स पर बोलिए, डील तय कराने केवल फैक्ट्स पर बोलिए, अपने दावे आप मत करिए। चुनावी भाषण का मंच हो तो जो दिल चाहे आरोप आप लोग एक दूसरे पर लगाएं, लेकिन एक जिम्मेदार मंच से आप इस तरह की बातें नहीं कहेंगे। ऐसे क्या ये किसी कोर्ट ने फैसला दिया है जो आपने इस तरह के आरोप पर दिए? घटिया पार्टी का घटिया नेता बात करने वाला आज पूछिए सुकन्या देवी कौन है? चलिए कौन है ठीक सुकन्या है, देवी? आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद इसका अंत नहीं होता, लेकिन इस वक्त मौजूदा दौर की जो सच्चाई है वो ये है कि बीजेपी आजमगढ़ और रामपुर में जो जीत मिली है उससे इतनी उत्साहित है कि उसने अपने टारगेट को और बड़ा कर लिया है। इतना ही नहीं, उसके लिए फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है और अभी से जिम्मेदारी अपने नेताओं को दे दी है। एक एक बूथ पर किस तरीके से काम करना है, 30 यूथ की ड्यूटी वहां पर लगेगी और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी वो अभी से भाजपा तय करके चल रही है और उसके सामने वो विपक्ष है जो फिलहाल बिखरा बिखरा सा नजर आता है। बहरहाल 2024 की डगर अभी उसमें वक्त है, देखना होगा वक्त किस तरफ करवट लेता है। मौजूदा समय में दावे सबके अपने अपने। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही, आगे की खबरों के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी चांदनी का। बहुत शुक्रिया आस्था। और